खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्तपन। शुरुआत करते हैं खबरों की। कोरोना संकट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा बदलाव किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी को हटा दिया है। अब उनकी जगह पर आदेश गुप्ता को दिल्ली बीजेपी की कमान सौंप दी गई है। इस बाबत पार्टी महासचिव अरुण सिंह की ओर से आधिकारिक एक लेटर भी जारी किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे विष्णु देव साय को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। विधानसभा चुनाव के बाद लंबे समय से छत्तीसगढ़ में बीजेपी अध्यक्ष बदले जाने की बात चल रही थी, जिस पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज फैसला ले लिया है। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी ने अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। प्रोफेसर टिकेन सिंह अब मणिपुर में बीजेपी अध्यक्ष होंगे। अंजलि पोखरियाल मेरे सहयोगी इस वक्त सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। अंजलि, ये अध्यक्षों का बदलना, दिल्ली में मनोज तिवारी को बदला, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बदला और इसके अलावा मणिपुर में, 3 जगहों पर बदलाव की अगर बड़ी वजह मैं पूछूं तो? देखिए शंकर, अगर हम इन 3 जगहों की बड़ी बदलाव की अगर वजह के ऊपर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इसमें जो संगठन में अलग अलग राज्यों में बीजेपी सफल नहीं दिख पा रही है वो मेन मानी जाएगी। अभी हाल ही में दिल्ली चुनाव गुजरे हैं। दिल्ली चुनाव में बीजेपी इस बार भी उनका बीजेपी का जो वनवास था हम कह सकते हैं वो खत्म नहीं हुआ था। बीजेपी बहुत उम्मीदों से इस बार उन्होंने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, ये सोचते हुए कि वो एक पूर्वांचली चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं, तो शायद क्या पता जो दिल्ली में बहुत बड़े तबके में पूर्वांचल का वोट बैंक है उसको वो साथ सके। बट कहीं ना कहीं वो जो एक राजनीति का बैकग्राउंड था या राजनीति की हम कहें जो समझ थी वो मनोज तिवारी में से कम झलकती थी। तो इस वजह से शायद हम मान सकते हैं कि मनोज तिवारी का जादू उस तरह से दिल्ली पर नहीं चल पाया। बहुत कोशिश करी, हम ये नहीं कहेंगे, बहुत कोशिश और बहुत मेहनत के साथ बीजेपी ने पूरा कैंपेन रन करा। सबसे ज़्यादा गलती जो शुरुआत से लेकर अभी तक हम गलती माने, असफलता माने बीजेपी की हमेशा यही रहती है कि वो स्टेट के मुद्दों, स्टेट का चुनाव जो है वो सेंटर और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ती है। हर जगह अगर हम प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांगे या हर जगह हम राष्ट्र के मुद्दों पर वोट मांगे तो शंकर हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं वो स्टेट के जो लोग होते हैं उनको असर नहीं करता। आने वाले स्टेट में झारखंड और राजस्थान भी ऐसे शायद राज्य है जिनमें शायद हम मान सकते हैं कि जो आपका नेतृत्व है उसमें बदलाव आएगा। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी वहां भी अच्छा नहीं कर पाई थी। जो जिससे पहले की बीजेपी की सरकार थी वहां बीजेपी के हाथ में था वो स्टेट और वो चाहते पूरे 5 साल एक कंसिस्टेंट एक सरकार उन्होंने चलाई रमन सिंह ने वहां, लेकिन फिर भी उनके हाथ से स्टेट निकलते। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जो आप मान सकते हैं वर्किंग की कमी है या आपके लीडरशिप की कमी था जिसके चलते आपके इन दोनों तीनों स्टेट्स में बदलाव की सुगबुगाहट हमको दिखी। और ये बदलाव यही नहीं थमेगा शंकर, अगर हमने यहाँ के प्रदेश अध्यक्षों को बदला तो आगे आने वाले टाइम में हम संगठन में और बारी बदलाव देख सकते हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बहुत दिनों से केजरीवाल, मनोज तिवारी और पार्टी के आला कमान के बीच में जो मीटिंग थी उसका सिलसिला चल रहा था, पर मीटिंग में हो सकता है कि उन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश करी है, बाकी सारी चीजों की कोशिश करी, लेकिन वो शायद असर यहाँ नहीं दिखता है। एक बहुत बड़ी अंदर की बात भी जो हमारे सूत्रों के वाल से हमको आई कि एक गुट था बीजेपी का जो स्टेट और सेंटर का था जो कि मनोज तिवारी से खासा नाराज था, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर आपकी पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन से लेकर कई सारी चीजों में मनोज तिवारी उस तरह से एक वाइड रोल नहीं प्ले कर पा रहे जिस तरह से एक प्रदेश अध्यक्ष को प्ले करना चाहिए था। अगर हम और स्टेट्स की बात करें तो झारखंड सबसे ज्यादा कहते हैं बीजेपी के सेंटर जो लीडरशिप है उनके सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का स्टेट बनता आ रहा है झारखंड, जहां से बीजेपी ने अभी अपनी 5 साल की स्थिर सरकार गंवाई है। अगर हम ये बात माने तो ये बहुत बड़ा फेल्यूर है हम एक राष्ट्र पार्टी के लिए जो सेंटर में इतनी मजबूत है, जिनके पास सारी ताकत है, आपके रिसोर्सेज से लेकर आपकी जो एजेंसीज है उनसे लेकर हर एक चीज की ताकत आप राष्ट्र पार्टी के पास है, लेकिन फिर भी अगर वो झारखंड में अपने हाथ से सरकार गंवा रही है तो अब सेंटर का बहुत बड़ा फोकस है इसके बाद झारखंड। तो हो सकता है आने वाले टाइम में राजस्थान, झारखंड और कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां बीजेपी अपनी लीडरशिप को बदलकर वापस सत्ता में आने की कोशिश करेगी और वापस उसी दमखम के साथ, उसी नए हम मान सकते हैं कि नए एजेंडा के साथ स्टेट में उतरेगी। शंकर, बिल्कुल, लेकिन बात सबसे पहले दिल्ली की करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। दिल्ली में जैसे आपने बताया कि शायद कुछ तकरार थी पार्टी के अंदर ही, नेताओं के अंदर, शायद एक वजह रही हो, हालांकि बाद में वजह सामने आएंगी तो उसका विश्लेषण होगा।
लेकिन मनोज, अक्सर हम देखते हैं अंजलि की चुनाव से पहले अध्यक्षों को बदलने की कवायद होती है, लेकिन अब तो दिल्ली में चुनाव भी हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। बीजेपी का जो प्रदर्शन है बहुत खराब रहा है दिल्ली में इस बार। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था, लेकिन मनोज तिवारी जो कि पूर्वांचल से आते हैं और पूर्वांचल वोटों पर उनकी एक अच्छी पकड़ मानी जाती है, तो उनको बदलना और आदेश गुप्ता को लाना, आपको लगता नहीं कि जो एक वोट बैंक है वो उसकी नाराजगी ज्यादा होगी, वो वोट बैंक छिटकेगा बीजेपी से कहीं, उसको कैसे वापस लाएगी बीजेपी? देखिए शंकर, अगर हम आपको दिल्ली की राजनीति के बारे में बताएं तो ये बात बहुत ही साफ तरह से साफ है कि दिल्ली में पूर्वांचली वोट बैंक का एक बहुत बड़ा तबका रहता है। लेकिन उसी पूर्वांचली वोट बैंक के बारे में अगर बात करें, वो भी अलग अलग खंड में बटा हुआ है। उसमें कहीं आपके जो उद्योगपति है उनके उसमें है, जो आपके व्यवसायी हैं उन लोगों में जुड़ा है। मनोज तिवारी की जो छवि हमेशा से रही है वो एक कलाकार के तौर पर उभर कर आई है। लोगों ने आज तक, और ये बात हमको माननी पड़ेगी, लोगों ने आज तक उनको राजनेता के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करा। चाहे हम ये नहीं करेंगे उनके तरफ से किसी चीज की कमी थी या पार्टी की तरफ से किसी की, उन्होंने भरपूर कोशिश करी, भरपूर तरह से पार्टी ने की सेंटर की तरफ से उनको सपोर्ट मिला कि वो अपने आप को एक उभरते हुए नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करे, एक नए वादे, एक नए एजेंडे की तरह से आए। वही बात अगर आदेश गुप्ता की करें, नहीं, मनोज तिवारी में ये भी था कि वो उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनका जो फोकस था वो पूर्वांचल वोट बैंक तक स्थित था। लेकिन हम दिल्ली में केवल पूर्वांचल वोट बैंक के हिसाब से सत्ता में नहीं आ सकते। हमारा पहाड़ी क्षेत्र के उत्तराखंड और बाकी राज्यों के लोग भी उतने ही रहते हैं यहाँ राजधानी होने के कारण जितने और राज्यों के लोग रहते हैं। लेकिन अगर हम आदेश गुप्ता की बात करें, आदेश गुप्ता किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। वो एक वर्किंग क्लास, एक व्यवसाय विभाग को कवर करते हैं, जिसमें कि जो बहुत ही बड़ा तबका है हमारे दिल्ली में, उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने का। इकोनॉमिकली अगर हम आदेश गुप्ता को देखें, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। दिल्ली के बहुत ही ग्राउंड लेवल बीजेपी से कनेक्टेड है, ग्राउंड का हर एक बंदा उनसे कनेक्टेड है। ग्राउंड लेवल में जो उनकी कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को आने वाले टाइम पे, अगर हम 2024-25 की बात करें, तो वो आने वाले टाइम पे बीजेपी को बहुत फायदा दे सकती है। लेकिन आज और छोटे लेवल के जो लोकल बॉडीज इलेक्शंस आने वाले हैं दिल्ली में और स्टेट में, वो कहीं ना कहीं उनको ये आदेश गुप्ता का अध्यक्ष बनना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। शंकर, कितनी बड़ी चुनौती आदेश गुप्ता के लिए आप अंजलि मानते हैं? और दूसरा, और किन किन राज्यों में ये बदलाव किया जा सकता है? क्योंकि एक चीज तो ये साफ हो गई है कि बीजेपी लॉन्ग टाइम तक किसी को भी किसी भी पद पर रखना नहीं चाहती है। प्रदर्शन के आधार पर बार बार पार्टी ये कहती है कि यहां पर निर्णय लिए जाते हैं, वो हमें समय समय पर देखा भी है। देखिए अगर शंकर, हम अगर चुनौती की बात करें तो शायद मनोज तिवारी से कम चुनौतियों का सामना आदेश गुप्ता को करना पड़ेगा। ये बहुत साफ तौर पे साफ है, क्योंकि दिल्ली उनका अपना प्रदेश है। मनोज तिवारी को आज भी लोग पलायन करा हुआ नेता मानते हैं, कि प्रवासी नेता हैं जो दूसरे राज्यों को छोड़कर दिल्ली में अपने राजनीतिक करियर और अपने राजनीतिक किस्मत चमकाने के लिए आए। वहीं आदेश गुप्ता की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा दाव उनके नाम पर खेला है। साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो उनका वोट बैंक है, आदेश गुप्ता का खुद का वोट बैंक है, और जो उनकी लोकल लेवल पर कनेक्टिविटी है, बिजनेस क्लास, वर्किंग क्लास, आपके हाउस होल्ड, आपके लोकल लोग, उनके साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो कहीं ना कहीं आदेश गुप्ता के लिए ये चैलेंज बहुत कम रहेगा अपने आप को प्रूव करने का और चीजें आगे चलकर फ्रंट फुट पे दिल्ली में खेलने का। और ये बहुत बड़ा गोल्डन चांस है आगे आदेश गुप्ता। हम कहीं ना कहीं मान सकते हैं, अगर दोबारा आने वाले 5 सालों के बाद अगर विधानसभा चुनाव होते, तो अगर 5 सालों में इनकी परफॉर्मेंस और इनकी काम करने का तरीका सुधरा, तो ये बड़ी बात नहीं होगी अगर हम कहें कि आदेश गुप्ता को बीजेपी आने वाले टाइम पे सीएम कैंडिडेट की तरह प्रोजेक्ट भी कर सकती है। हो सकता है उनकी छवि आने इन 5 सालों में बीजेपी ऐसी बनाए कि वो अब आगे एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किए जाए। अगर हम और स्टेट्स की बात करें तो काफी सारे स्टेट्स ऐसे, राजस्थान की अगर हम बात करें तो 5 साल एक कंसिस्टेंट सरकार थी। शंकर, मैं फिर यही कहूंगी, 5 साल के बाद वो सरकार, वो स्टेट निकलना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चीज है। झारखंड में 5 साल इतिहास से 20 साल में जब से राज्य बनाए, तब से पहली बार बीजेपी ने उनको कंसिस्टेंट सरकार दी थी। लेकिन उसके बाद भी अगर वो स्टेट उनके हाथ से निकला है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग फेल्यूर है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्यूर है और आगे उनकी लीडरशिप का फेल्यूर है। तो शायद उन सब चीजों को सुधार कर अब शायद बीजेपी अपने जो छोटी छोटी गलतियां उन्होंने करी हुई हैं या छोटी छोटी लूप होल्स या उनकी पार्टी के हैं, उसको शायद ग्राउंड लेवल पर आगे कनेक्टिविटी कनेक्ट करने की कोशिश करी, और अब शायद वो जो स्टेट के चेहरे हैं उनके नाम पर लड़ेगी, जो स्टेट के मुद्दे हैं उनके नाम पर लड़ेगी। यही चीज हम आगे छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, जो भी गैर बीजेपी शासित राज्य है, उनमें हम देख पाएंगे, ताकि आने वाले वक्त में उनका जो एजेंडा है, जो पूरा भगवा करने का, पूरे देश को एक बार प्रधानमंत्री मोदी का सपना था कि पूरे देश को भगवा कर दिया जाए, वो सपना आने वाले टाइम
पे जो पूरा होता नजर आएगा। लेकिन अगर वो तभी होगा जब आप किसी भी स्टेट के अध्यक्ष को उस स्टेट का रखेंगे, उसके जो मुद्दे होंगे उस स्टेट के हिसाब से लड़ेंगे। सेंटर के मुद्दों का स्टेट में लेकर आएंगे तो आप आज भी बीजेपी को आने वाले वक्त में फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा किसी भी स्टेट से। शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।